नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन में। बेहतरीन सेशन किस बात का है? बेहतरीन सेशन ये है कि जब G20 में ये फाइनल हुआ कि इंडिया को मिडिल ईस्ट होकर यूरोप से जोड़ने वाला एक आईमैक नाम का जो रूट बनने वाला है, ट्रेड कॉरिडोर बनने वाला है, उस पर अब दुनिया की प्रतिक्रियाओं में सबसे पहला अपोजिशन की प्रतिक्रिया आई है तुर्की की तरफ से। तुर्की जो कि भारत के लिए कह के गया था कि वो तो साउथ एशिया में भारत उसका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, वो हमारे खिलाफ क्यों बोला? यानी कि उसने ऐसा क्यों कहा कि मेरे बिना ये कैसे संभव है? बस इस कहानी को आज के सेशन में आप समझेंगे कि अल्टीमेटली जो इंडिया को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करने वाला यूरोपियन कॉरिडोर बन रहा है, उस कॉरिडोर के लिए टर्की की नाराजगी क्या है, उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे पूछा ही नहीं गया है। आज के सेशन में समझेंगे। बहुत मायनेपूर्ण जगह है। ऐतिहासिक रूप से आपको आज बहुत सी जानकारियां यहां पर पता चलेंगी। अच्छा, जिनको पता ही नहीं कि किस मामले में चर्चा हो रही है, उन्हें थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। आपको याद हो तो अपनी पाठशाला पर आज से 2 दिन पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि भारत ने अब चीन को टक्कर देने के लिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके स्थान पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, जो कि ओल्ड सिल्क रूट का सब्स्टिट्यूट बना रखा था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से, इंडिया अब उसे बनाने जा रहा है। कुछ ऐसा हाल ही में एक जॉइंट डिक्लेरेशन के बारे में चर्चा हुई थी, होपफुली आपको याद होगा। अब उस रूट को भी मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि इंडिया से निकलकर, पहले इसको समझ लीजिएगा तब जाकर के आपको टर्की का मामला समझ में आएगा। हल्का सा थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं। देखिए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो इंडिया से निकल करके कोई जहाज अगर गया तो वो दुबई यानी यूएई जाएगा। यूएई के बाद में सऊदी अरब से होते हुए जॉर्डन से इजराइल, इजराइल से हैफा, हैफा से होते हुए फिर ये यूरोप में एंट्री कर जाएगा। इंटरेस्टिंग समझने की बात ये है कि ये जो आपको जगह दिख रही है, मतलब हल्के से ग्रे कलर की, ये है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के ऊपर की तरफ ये तो साइप्रस हो गया, और इसके ऊपर की तरफ ये जो कंट्री है ये टर्की है। टर्की को पूछा नहीं गया है, वो इस बात से नाराज है। बोले सर क्यों नहीं पूछा गया, कहां है टर्की, किसने नहीं पूछा? तो साहब ये तो हुई G20 की बैठक जिसके अंदर ये देश शामिल हुए, इसमें टर्की कहीं भी शामिल नहीं है। टर्की की इसी बात को लेकर अर्दगन की नाराजगी है। भारत को भले ही वो साउथ एशिया के अंदर सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कहते हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि साहब हम इस बात से खफा हैं। इंडिया पुशेस बैक, अर्दगन पुशेस बैक अगेंस्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। नो कॉरिडोर विदाउट टर्की। हमारे बिना कोई कॉरिडोर कैसे हो सकता है? ये इनका घमंड है, जो इसको समझाने का बहुत बड़ा आधार है। क्या कारण है कि टर्की दुनिया में हमेशा इतनी की पोजीशन प्ले किया है, आज के सेशन में आपको समझ में आएगा। देखो, एक बात आपको समझनी हो, सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि दुनिया में एशिया हमेशा से बहुत मायने योग्य कॉन्टिनेंट रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एशिया में लंबे समय से रेशम का उत्पादन, मसालों का उत्पादन, अनाज का उत्पादन, बहुत सारी जो आवश्यक वस्तुएं धरती पर हैं, उनका उत्पादन एशिया में होता रहा है। और वहीं टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि जहां संसाधन कम, वहां टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हुई है, उनमें यूरोप का नाम आता है। यूरोप के लोग एशिया से कुछ सामान मंगाया करते थे, और सामान मंगाने में टर्की की लोकेशन बहुत ही मध्य की लोकेशन थी। बिल्कुल ऐसे समझिए कि जिस प्रकार रास्ते में टोल टैक्स होता है, ऐसे ही टोल के लिए टोल बूथ की तरह से हमेशा एशिया और टर्की के बीच में तुर्की की भूमिका रही है। आइए अब उस भूमिका को समझने के लिए थोड़ा सा मैप को समझते हैं। देखिए, इंडिया से अगर किसी को यूरोप जाना है तो यूरोप जाने के लिए जो रूट लेगा उसमें से मेडिटेरेनियन सी तो दिख गया। पहले का मैप देखते हैं, इधर देखें। आपको ये वाला जो ये मेडिटेरेनियन सी जिसको हम यहां पर दिखा रहे हैं, इस मेडिटेरेनियन सी को, ये मेडिटेरेनियन सी, ये वाला मेडिटेरेनियन सी, यहां पर आपको टर्की दिखाई दे रहा है। ये जो टर्की है ना, इसको यहां से कनेक्ट करने वाला ये वाला जो रास्ता है, ये वाला, बस सारा खेला इसी का है। पहले दुनिया में एशिया से निकल करके यूरोप तक जाने के लिए यदि किसी को कोई रास्ता क्रॉस करना होता था तो वो ये वाला था। सर ये कौन सा रास्ता है? ये भाई साहब ये रास्ता है कॉन्स्टेंटिनोपोलिस, कुस्तुनतुनिया, जो इस्तांबुल होकर के निकल रहा है। बोले इसमें क्या, इसमें ऐसा क्या है सर, इसमें क्या हो रहा है? असल में ये जो कुस्तुनतुनिया करके जो जगह है, कॉन्स्टेंटिनोपोलिस जिसे कहा जाता है, ये टर्की का एक ऐसा क्षेत्र है जो कि स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस से पूर्व की तरफ तो एशिया में है,
और पश्चिम की तरफ यूरोप में है। दुनिया के 6 देश हैं जो कि यूरोप और एशिया में कॉमन बाउंड्री रखते हैं, जिनमें सबसे बड़ा देश रशिया है और उसके बाद ये टर्की का मामला आप यहां देख रहे हैं। रशिया भी है, कजाकिस्तान भी है, मुख्य देशों में टर्की भी है, ग्रीस भी है। तो अभी जो आप ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, इनमें से इस क्षेत्र को अगर हम ध्यान से देखें तो पहले ओल्ड सिल्क रूट यहीं होकर निकलता था। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा सिल्क रूट के बारे में भी बताते हैं। पहले के लिए एक बार आप इस जगह को समझ लें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये ब्लैक सी हो गया। अब ध्यान से समझते चलिएगा, हमने ब्लैक सी को बाईपास कर दिया है। ब्लैक सी को बाईपास करके ये रहा ब्लैक सी। ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में कहीं पर है ये, तो इसको आप देखिए टर्की इस तरफ रह गया। ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को बीच में कनेक्ट करने वाला ये रहा इस्तांबुल, ये रहा कॉन्स्टेंटिनोपोलिस क्षेत्र जो कि इस जगह को इधर से इधर कनेक्ट करता है। ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ने के लिए यहां पर एक वो है स्ट्रेट है जिसे सी ऑफ बॉस्फोरस स्ट्रेट कहा जाता है। सी ऑफ मरमरा को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रेट है जिसे डार्डेनलस स्ट्रेट कहा जाता है। इस प्रकार से ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। इतिहास में जब आप चलेंगे तो आपको ये जो आज हम इंडिया में बैठे हैं इसका थोड़ा पुराना इतिहास, लगभग 300 बीसी के अराउंड का इतिहास आप देखें तो दुनिया में कुछ प्रमुख डायनेस्टीज हुआ करती थी। जैसे कि हान एम्पायर चाइना के अंदर हुआ करता था जो कि रेशम उत्पादन के लिए बड़ा फेमस था। हान एम्पायर जो है वो यहां से होते हुए मंगोलों के ऊपर से, क्योंकि यहां मंगोलिया था, यहां से होते हुए निकल करके यहां से होते हुए इंडिया यहां तक पूरा पूरा ये जो क्षेत्र था ना पाकिस्तान वाला, ये भी क्षेत्र पहले इंडिया ही था ना, यहां से निकल करके पर्शियन एम्पायर, पर्शियन बोले तो आज का ईरान, यहां से होते हुए निकलते थे और यहां से जो ये पर्शियन एम्पायर दिख रहा है सीरिया होते हुए यहां पर रोमन एम्पायर के पास अपना माल पहुंचाया करते थे। देखो यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा ये पूरा की पूरा क्षेत्र, ये रहा कॉन्स्टेंटिनोपोलिस। माल कुछ इस प्रकार से यूरोप में एंट्री किया करता था। यह था सिल्क रूट जो कि कईयों साल पहले यानी कि लगभग 1700-1800 साल पहले एग्जिस्ट करता था। घोड़े, ऊंट, खच्चर, इनके माध्यम से सामान को ले जाया जाता था। उसमें से जो मेजर सामान डिलीवर होता था वो सिल्क था। सिल्क बोले तो रेशम, रेशम जो कि विलासिता के साधन के रूप में अमीरों द्वारा यूज किया जाता था। गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म। तो यहां के जो अमीर लोग थे वो अपनी मतलब रईसी दिखाने के लिए सिल्क के कपड़े पहना करते थे और वो सिल्क पैदा होता था इस क्षेत्र में, जिसे भारत के व्यापारी बड़ी मात्रा में यहां से लेकर इधर जाया करते थे। इस रास्ते को सुरक्षा दिया करते थे मंगोल के, जो मंगोल शासक हुआ करते थे वो इस रास्ते को सुरक्षा अपने लेवल पर दिया करते थे। यह था सिल्क रूट जो चला 15वीं शताब्दी तक। अथर्ववेद की भी अगर हम बात करें तो हमारे अथर्ववेद में भी व्यापारिक रास्तों का जिक्र है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी भारत दुनिया के कई देशों के साथ व्यापार करता था, एक उत्तर पथ और एक दक्षिण पथ के माध्यम से। इवन जो हड़प्पा सभ्यता है उसके समय पर ही मेसोपोटामिया तक भी व्यापार होता था। पश्चिम में ईरान और मिस्र के साथ भी भारतीय राज्यों का व्यापार हुआ करता था, ठीक है ना। यूरोप में रोमन साम्राज्य और चीन के अंदर हान साम्राज्य ये व्यापार करने के लिए काफी फेमस जगह थी। इंडिया के कुछ राज्य उस समय भी व्यापार के लिए फेमस थे, जिनमें बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पौंडीचेरी, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश थे, जो कि यहां से होकर के भी रूट गुजरा करते थे। आपको याद होगा बुद्धिज्म के विकास में जो चैत्या और विहारा की अपन संकल्पना करते हैं वो इसी रूट से कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर के निकलती है, ठीक है साहब। अब समय बदलता गया। रोमन एम्पायर जो था वो आपको यहां पर देखता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने मेडिटेरेनियन सी और जो ये ब्लैक सी है इसके आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरह अपने कब्ज में ले लिया। धीरे धीरे रोमन एम्पायर जो है वो अपने एक्सट्रीम पर पहुंचने लगा और 476 ईसा पूर्व तक यह अपना सिल्क रोड अपने चरम पर पहुंच गया, क्योंकि रोमन साम्राज्य को जो भी विलासिता की वस्तुएं चाहिए होती थी वो इसी सिल्क रूट के माध्यम से पहुंचा करती थी, ठीक है। अब समय परिवर्तित हुआ। 7वीं शताब्दी में इस्लामिक खैलीफेट तेजी से विस्तार करने लगा, इस्लाम का विस्तार होने लगा। जो सिल्क रूट पहले कभी पूर्व से पश्चिम की तरफ यानी कि एशिया से यूरोप की तरफ माल ढुलाई के काम आता था, इस्लामिक खैलीफेट ने उस रूट का उपयोग इस्लाम के विस्तार में करने का निर्णय लिया। इस्लाम का विस्तार उसी रूट के माध्यम से पूर्व की ओर होने लगा। इसी कारण से इस्लामिक इन्वेजन्स इंडिया की तरफ आने लगे, जिसको आप इसी रूट की देन मान सकते हैं। इस्लामिक वर्ल्ड सिल्क रूट के माध्यम से ही चलना शुरू हुआ। तो अब आप देखिए ये चाइना रहा, ये पूरा की पूरा पर्शिया, और इस प्रकार से ये रोमन एम्पायर तक जाते थे। आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर इन सारी बातों में
कुस्तुनतुनिया तुर्की का क्या रोल है? भाई यही वो जगह है जहां से यूरोप में एंट्री होती थी। तो रोमन एम्पायर के लिए तुर्की का महत्व आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुर्की एशिया के बीच की कड़ी है, एशिया और यूरोप के बीच की कड़ी है जहां से होकर यह निकलता था। धीरे धीरे सिल्क रोड का पतन होने लगा। सिल्क रोड का पतन क्यों होने लगा? क्योंकि जब इस क्षेत्र के अंदर ऑटोमन एम्पायर आने लगा, यानी कि जो मुस्लिम शासन है वो आने लगा, तो उन्होंने इस कॉन्स्टेंटिनोपोलिस पर अपना कब्जा करने का चाहत रखी कि भाई यहीं से व्यापार होकर निकलता है, हम इसे कंट्रोल में ले लेंगे तो पूरा व्यापार हमारा होगा। जैसे होता है ना, रास्ते में कहीं पर चोक पॉइंट है, वहां पर लगाकर बैठ जाइए तो सब पर कंट्रोल हमारा हो जाएगा। लेकिन साहब कहीं पर व्यापार रुकता है क्या? इतने में नए रास्ते खोज लिए गए। नए रास्ते कौन से खोज लिए गए? इंडियन ओशियन के थ्रू होकर के व्यापार के यूरोपियंस ने रास्ते खोज लिए। 3 बड़े प्रमुख कारण बने जिसके माध्यम से सिल्क रूट का पतन हुआ। उनमें से एक सबसे बड़ा रास्ता था हिंद महासागर की खोज होना। दूसरा बड़ा कारण था मंगोल साम्राज्यों का कमजोर हो जाना, और तीसरा बड़ा कारण था ऑटोमन एम्पायर का अपना विस्तार होना, जिसके कारण से यूरोपियंस ने उस रास्ते से ही किनारा कर लिया। और परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि अल्टीमेटली लोगों ने तुर्की को बाईपास करना शुरू कर दिया। यह ऑटोमन एम्पायर का विस्तार है, जिसे आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां तक ये जो गल्फ कंट्रीज हैं इन सब के अंदर ऑटोमन एम्पायर यानी कि मुस्लिम आक्रांताओं का जो शासन था वो यहां पर पूरी तरह क्षेत्रवाद में हो गया। यानी रोमन एम्पायर जो था उसको धकेलते हुए ऑटोमन एम्पायर काफी आगे तक आ गया और कॉन्स्टेंटिनोपोलिस जो स्थान है उस पर कब्जा कर लिया गया। उसके बाद में समुद्री मार्गों के माध्यम से होकर 15वीं शताब्दी के अंदर व्यापार होना शुरू हुआ। यानी व्यापार यूरोपियंस ने, वो जो कहते हैं ना अपने यहां पर जो वास्को डी गामा आया, वो असल में आया इसीलिए था क्योंकि इस रास्ते में दिक्कतें होने लग गई, तो समुद्र के माध्यम से खोजता खाजता चला हुआ आया। जो अपन को कहते हैं ना भारत की खोज की, भारत तो बहुत पुराना है भाई, लेकिन इन्होंने अपने लिए, अपनी सुविधा के लिए यूरोपियंस ने हमारी खोज फिर 15वीं शताब्दी के अंदर कर डाली। ठीक है साहब, अब ऐसी स्थिति में ये लोग इंडिया पहुंचते हैं। इंडिया का तो खैर समझ में आ गया, लेकिन इसके बाद में सिल्क रोड का पतन हो गया, यानी इस रूट का कभी उपयोग फिर से ना हो पाया। आज का जो चीन है वो असल में इसी ओल्ड सिल्क रूट को वापस से जनरेट करने की बात करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से, कि हम भी वापस से टर्की के रास्ते जैसे पहले व्यापार हुआ करता था वैसे ही व्यापार करेंगे। इसी रास्ते को पुनः रिवाइव करने के लिए चाइना चाल चल रहा है। अब टर्की का महत्व आपको मतलब पुरातन काल में तो समझ में आ गया, वर्तमान काल में भी क्या टर्की महत्वपूर्ण है? क्या आज का जो टर्की है वो भी मायने रखता है क्या? बिल्कुल रखता है। कैसे? इसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है। आप कैसे समझेंगे इस बात को? दुनिया के लिए गेहूं का कटोरा यूक्रेन कहलाता है। यूक्रेन के अंदर जो अनाज पैदा होता है, दुनिया का 95% अनाज, गेहूं जो यूक्रेन में पैदा होकर के ट्रांसपोर्ट हुआ वो टर्की के रास्ते ही एक्सपोर्ट हुआ। बोले कैसे? आप याद करिए रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का दौर, जिस समय पर यह ब्लैक सी पर लगा हुआ, यही तो है यूक्रेन। यूक्रेन में अनाज जो आया वो अनाज ब्लैक सी से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए, बॉस्फोरस स्ट्रेट से होते हुए, मरमरा सी, डार्डेनलस स्ट्रेट और फिर जाकर के मेडिटेरेनियन सी में पहुंचा। यानी कि जो गेहूं का एक्सपोर्ट, याद करिए रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो आपको ध्यान आ रहा हो, उस समय पर आपने देखा होगा किस प्रकार से टर्की ने इतने सारे जहाजों को पानी में जाम लगा के खड़ा करवा दिया। बोले मैं नहीं निकलने दूंगा जब तक मेरा कमीशन सेट नहीं होगा। आपको याद होना चाहिए ये ट्रैफिक जैम की सिचुएशंस आपको रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के समय दिखाई दी थी, क्योंकि टर्की ने रास्ता बंद कर दिया था, अपने यहां से सामान निकलने नहीं दिया, जो कि पूरी सुर्खियां बनी थी। आपको याद होगा पूरी की पूरी तरीके से 95% जो गेहूं निकलकर जाता है वो टर्की के इसी कॉन्स्टेंटिनोपोलिस बॉस्फोरस स्ट्रेट से होकर के निकलकर जाता है। तभी तो इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के साथ बैठकर बकायदा इस बात पर सहमति व्यक्त करवाई कि पहले तैयार हों ये दोनों देश की, हां मैं भी मायने रखता हूं, तब जाकर मैं चीजों को आगे जाने दूंगा। और हुआ भी यही, इनको वैल्यू दी गई, तब जाकर चीजें आगे बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, दुनिया में वो कौन से 6 देश हैं? तो रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, टर्की, ग्रीस, जो कि एशिया और यूरोप दोनों में सीमा साझा करते हैं। कुछ इस प्रकार से यहां पर जो बॉर्डर कंट्रीज हैं जो दोनों में बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि यदि आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हम टर्की को बाईपास करके मेडिटेरेनियन सी से सामान निकालकर ले जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टर्की का असली विरोध क्या है। पुरानी आदत है उसकी कि रास्ता तो मुझसे होकर निकलेगा, बॉस्फोरस स्ट्रेट से होकर गेहूं निकलेगा तो सिल्क रूट भी हमारे कुस्तुनतुनिया से निकलेगा। इंडिया ने क्या रास्ता निकाल दिया, अमेरिका, इंडिया, मिडिल ईस्ट ने, कि हम मेडिटेरेनियन सी से ही निकल जाएंगे, हम लैंड का उपयोग ही नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर टर्की
यूजलेस हो जाएगा। यही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। इसी कारण से कह रहे हैं कि हमारे बिना कैसे पॉसिबल है। इनको साथ रख लिया जाए तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत तो यह होगी कि भविष्य में ये फिर से अपनी पुरानी हरकतें करेंगे जो इनके हितों में लागू होंगी तो ठीक है, अदरवाइज ये बार्गेनिंग करेंगे। फिलहाल के लिए भारत ने जो नया रूट सजेस्ट किया है वो बहुत मायने योग्य है। अच्छा, रशिया की क्या रिएक्शन आया? क्या रशिया इस बात से खुश हुआ कि अमेरिका ने एक नया रास्ता दे दिया है? बहुत खुश हुआ। रशिया ने तो इस पे कहा कि हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं इस चीज से, क्योंकि इससे असली फायदा तो हमें होगा। बोले क्यों? बोले अमेरिका को तो इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं, अमेरिका खामखा इसके अंदर जुड़ा है, अमेरिका तो पड़ा हुआ है दूसरी तरफ, यूरोप जुड़ रहा है एशिया से, तो इसमें तो दिक्कत का फायदा तो हमारा होगा ना। भविष्य में हम भी हैफा होकर के सामान भिजवाएंगे, हमको क्या दिक्कत है? तो कुल मिलाकर रशिया इसमें अपना बेनिफिट देख रहा है। पुतिन ने बकायदा इस बात की तारीफ की है कि अगर ये रूट बनता है तो आनंद ही आनंद होगा। तो कुल मिलाकर के इसमें सबका भला है, और इसमें सबका भला है तो फिर अपना भी भला है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। ज्यादा अच्छे से रखनी है राय तो पहुंच जाइए हमारे ट्विटर पर। ट्विटर पर हमारा आईडी है अंकित कुमार अवस्थी के नाम से, आप वहां पर हमें सर्च कर सकते हैं। आपसे कुछ इसी प्रकार के अंगेजिंग चीजें और जानकारियां साझा की जाती हैं, आप वहां पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ जरूरी जानकारियां हैं। जरूरी जानकारियां क्या हैं? उत्तर प्रदेश प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी के लिए हमारी अपनी पाठशाला जो प्लेटफॉर्म है, अब ये आपके एप्लीकेशन के माध्यम से क्लासेस उपलब्ध करा रहा है। लेकिन वहां क्लासेस कैसे होंगी उसका हम लोगों ने डेमो अब तक 3 सब्जेक्ट्स का दे दिया है। 3 सब्जेक्ट्स का डेमो, आज चौथे सब्जेक्ट का डेमो कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है, दैट इज ऑफ हिस्ट्री। आप इसके तुरंत बाद हिस्ट्री की क्लास में पहुंच करके उस डेमो का आनंद लें जो टीचर्स वहां पढ़ाएंगे। और केवल यही सीमित टीचर नहीं है, हर सब्जेक्ट में 2-2 टीचर हैं। जैसे पॉलिटी के अंदर ये सर पढ़ा रहे हैं तो साथ में हम भी पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी के अंदर ये सर पढ़ा रहे हैं तो एक सर और हैं सिद्धार्थ सर, उनका भी डेमो मिलेगा। एथिक्स में भी जैसे ये सर हैं, इनके साथ एक सर और हैं रितेश सर, वो पढ़ाएंगे। ऐसे ही हिस्ट्री के अंदर जो आज सर देख रहे हो उनके साथ एक सर और है, यानी हर सब्जेक्ट में डबल टीचर्स। आपको सबका डेमो दिया जा रहा है बकायदा यूट्यूब पर। हर दिन आपको एक दिन डेमो दिया जा रहा है। आराम से देखिए, आपको पसंद आता है तो आप आइए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जहां पर मात्र 7500 रुपीज में प्रीलिम्स प्लस मेंस का बाइलिंगुअल कंप्लीट कोर्स आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। यह कोर्स आपको वीकली टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, अगर लाइव ना देख पाए तो जब तक वैलिडिटी कोर्स की है तब तक रिकॉर्डेड, प्रॉपर रोजाना 4 से लेकर 6 घंटे की क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड डिस्कशन, प्रॉपर मोटिवेशन और समय के साथ कोर्स की पूर्ति के साथ कराया जा रहा है। तो आपको क्लासेस बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। इसके लिए आप अपना अभी से ही प्लान कर लें। कमेंट बॉक्स में आपको एप्लीकेशन दिया हुआ है। और हां, यदि आप में से कोई साथी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के कंबाइंड नोट्स चाहता है, हैंड रिटन, जो हमने तैयार किए हुए हैं, हिंदी मीडियम में भी हैं और इंग्लिश मीडियम में भी हैं, तो मात्र 1999 में हम आपको आपके घर पर विदिन 7 डेज डिलीवर कर देंगे। उसका ऑर्डर भी आप अपनी पाठशाला पर हैंड रिटन नोट्स कैटेगरी में जाकर कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।